जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक खास बात आपके लिए बताना चाहूंगा कि एसएससी एमटीएस की जो है मैं चला रहा हूं एनालिसिस के बेस पर एक जीके जीएस की क्लास। इस क्लास से मैक्सिमम प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं और लोग मैसेज कर रहे हैं। अगर आपकी परीक्षा हो गई है तो आप तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अगर जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए रामबाण क्लासेस है दोस्तों। कह लीजिए कि उनके नंबर या फिर उनके लिए सिलेक्शन वाली क्लास है। यहाँ मैं आपका कोई टाइम वेस्ट करना या फिर बहुत ज़्यादा उलझाना इधर उधर करने का काम नहीं करता हूँ। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ इस तरह से देखिए बना करके स्पेशल तरीके से एनिमेटेड कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करता हूँ दोस्तों, तो बहुत बड़ी वीडियो बहुत टाइम लेकर के दिन भर आपके लिए क्लासेस काम जो है हर एक सब्जेक्ट की ला पाना तो मुश्किल है। आप अलग अलग जगह से उसको पढ़ते रहिए बिल्कुल, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप डेली केवल 20 से 25 मिनट 20 मिनट भी अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हेलो शिक्षा की वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई सी भी वीडियो, तो हर एक परीक्षा के लिए अब जैसे ये एसएससी एमटीएस की वीडियो है, तो अब आप खुद देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या यह कंटेंट केवल एमटीएस में पूछता है? यह कंटेंट पुलिस भर्ती, दरोगा, सिपाही, टीचर की जो भी भर्ती हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, मराठा साम्राज्य किस भर्ती परीक्षा में नहीं पूछता है? सारे भर्ती परीक्षा में पूछता है दोस्तों। कोई भी कंटेंट आप देख लीजिए, हिमालय की नदियां, अब सोचिए हिमालय का जो नदी तंत्र इस तरह से मैप पर किस भर्ती परीक्षा में नहीं आता है? एमटीएस तो एग्जाम चल रही है, थोड़ा सा लड़कों का ये रहता है कि सर जो एग्जाम चल रही है उस पर आधारित लाइए, तो उसी से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑनलाइन मोड में टीसीएस बनवा रही है, तो टीसीएस जब क्वेश्चन का कलेक्शन कर रही है तो जिस जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन बनाना चाह रही है उस टॉपिक को मैं कंप्लीटली याद करवा देना चाहता हूं, ताकि उस टॉपिक से और सारे क्वेश्चन उठने के चांसेस रहेंगे, वह आप अच्छे से हैंडल कर पाए। ये देखिए, मगध की राजधानी का प्रश्न, तो मैक्सिमम ऐसे ऐसे कम से कम जो है 25-30 टॉपिक को लेकर के 200 से 250 प्रश्नों को कवर करवाता हूं स्पेशल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसे हर बार इस क्लास ने आपको सिलेक्शन दिलाया, हर बार इस क्लास ने लोगों को बेनिफिट दिलाया है, चाहे वो सीएचएसएल रहा हो, जीडी रहा हो, सीआरपीएफ रही हो, एएसआई रही हो दोस्तों। लगभग 1.5 से 2 साल में जितना जो है आप लोग का प्यार मिला है वो शायद मुझे उतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सपोर्ट किए। तो इस क्लास को कुछ ग्रुप्स में शेयर करिए, अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। आज की क्लास को शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं और उसके बाद इनको ऐसे हम विस्तार में समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, लाइक करें, कमेंट में केवल जय हिंद आप लिखेंगे, मुझे मुझे बहुत मनोबल मिलेगा। मुझे लगेगा कि गवर्नमेंट जॉब से जो टाइम बचता है वो मैं आपके लिए जब निकालता हूं तो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, जब आपका कमेंट मिलता है मुझे तो। और कमेंट्स पर जरूर रिप्लाई मैं करता हूं, आपके सारे कमेंट्स की रिप्लाई हेलो शिक्षा द्वारा की जाती है, हमारी टीम द्वारा की जाती है। हम लोग कंटेंट तैयार करने के साथ साथ आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये तो रही आम बात। अब खास बात ये हो जाती है कि द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी एक पुस्तक है और यह भी पूछेगा आने वाले शिफ्ट में। अगर ये जो है फ्लाइंग सिख पूछ लिया है तो द रेस ऑफ माई लाइफ पूछेगा, और इनके जीवन की कुछ खास बातें जान लीजिए मोटी मोटी, जहां से भी प्रश्न बनने के चांसेस है। जैसे कि 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था, मिल्खा सिंह का। ठीक, इसके बाद फ्लाइंग सिख की उपाधि ने मिली थी, 3 बार ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व किए थे, एशियन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, तथा राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद इन पर जो है एक बायोपिक भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, आपने देखा होगा, बहुत फेमस है। तो बायोपिक फिल्म के लिए लिया था इन्होंने, केवल 1 रुपये उसके लिए चार्ज किया था। देश के बड़े खेल आइकान है मिल्खा सिंह, तथा 18 जून 2021 को इनका जो है निधन हो गया। उड़न सिख भी ने कहा जाता है। तो इस इनका ये इमेज था दोस्तों, देश के लिए बहुत कुछ करने का इन्होंने जज्बा रखा और किया भी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट इसी तरह से पसंद आएगा। उसी तरह से कुछ और हस्तियों के आज फेमस पर्सनालिटी से प्रश्न उठाया था एमटीएस ने। द मोजार्ट ऑफ मद्रास जो है किसे कहा जाता है? किसे कहा द मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मोजार्ट ऑफ मद्रास? 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। कभी कभी नई चीजें जो है नहीं जल्दी माइंड में जाती हैं। तो ए आर रहमान साहब का इमेज आप देख रहे हैं। ए आर रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। रहमान तमिल और हिंदी दोनों फिल्मों में काम करते हैं और उन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। उधर बंदूक से खेलने वाले एक्टर ये भी फेमस है, इन पर भी प्रश्न बनता है। इनका नाम है कमल हसन। बिल्कुल, बचपन में इन्होंने मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मुझे गन दिला दो। मम्मी ने बोला गन तो नहीं है, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं गन वाला पूरा कारोबार ही कर डालूंगा। इन्होंने फिल्मों में हीरो बने, मारे पूरी गन है गन कर डाले हैं, गन के बहुत पसंदीदा है। तो कहने का मतलब एक्शन हीरो हैं, गन बहुत तेज चलाते हैं फिल्मों में।
तो इनका एक्शन आप लोग देखे होंगे, इनकी सारी बहुत से लोग इनके फैन होंगे। इनके फैन जरा हाजिरी लगाएंगे, जय हिंद जरूर लिखेंगे, इनको जो है कि जय हिंद कमल हसन साहब। तो भारतीय फिल्म अभिनेता है दोस्तों, निर्देशक और राजनीतिक भी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि मक्कल नीडी माहिम, मक्कल नीडी माहिम मतलब यम मक्कल नीडी माहिम यम, यह इनकी जो है तमिलनाडु राज्य में एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना इनके द्वारा की गई है। क्योंकि कोई फिल्म अभिनेता जब कोई पार्टी बनाता है तो वह इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पूछ देगा कि मक्कल नीडी माहिम किसकी राजनीतिक पार्टी है, तो कमल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज। एक तो मैं बहुत ही ज्यादा क्या कहूं कि जो ये वाला इमेज है दोस्तों, रोज मैं बोलता हूं, आप भी कह रहे होंगे कि सर क्या एक ही चीज आप लाते हो रोज। रोज इसी टॉपिक से एक प्रश्न बन रहा है, रोज इसी टॉपिक से एक प्रश्न आ रहा है। अब समझिए आज क्या आया, कल आया था आत्मा, ये वाला कहाँ गया, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज वाला। इसके पहले आया था जो है ये वाला जो है ब्रह्म समाज वाला। आज आ गया सत्य शोधक वाला। अब समझिए कैसे, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द सत्य शोधक समाज इस्टेब्लिश्ड। तो सत्य शोधक समाज की बात करें तो 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। मतलब ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की का इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। और 24 सितंबर 1873, अभी याद करवा दूंगा, 1873 याद नहीं होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को जो है उनकी जो दासता से विमुक्त कराना था, उनको मुक्ति दिलाना था। कह लीजिए कि शूद्रों का उत्थान करने के लिए ज्योतिबा फूले, पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को भी आप जानते हैं, इन लोग की जयंती पर आपने तमाम कंटेंट देखा हो। तो 1873 में सत्यशोधक समाज। लेकिन यहाँ पर आइए जरा से, अब ये तो प्रश्न बन गया, लेकिन हमारे जो प्रश्न आने वाले शिफ्ट में है क्या कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय 1828। पहले इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल पढ़ लीजिए, फिर मैं वर्टिकल ट्रिक बताऊंगा। स्टडी दो तरह से, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे पढ़ना है, एक वर्टिकल ऐसे पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का फार्मूला क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, तब याद होगा। हमें याद करने के कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक लगाने पड़ेंगे। जो मैं ग्राफिक्स देता हूँ, ये ग्राफिक्स नहीं, यह जो आप सोचिए कि ये जो ग्राफिक्स लगे हैं, इनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको फोटो दिखाना। इनका उद्देश्य ये होता है कि आपके मूड को इस टॉपिक से जोड़ना। आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, जब ये इमेज देखते हैं तो आप इस इमेज को देखते ही आपका मूड उस तरह के फील्ड में जुड़ जाता है। और जब उस तरह के फील्ड से जुड़ जाता है तो मैं जो टॉपिक बताऊंगा आपके माइंड में सेट होता जाएगा और एग्जाम में वो आपके काम आएगा। ये कंटेंट पूरा हो सकता है मेरा भूल जाए, लेकिन ये चित्र नहीं भूलेंगे। और जब ये चित्र याद रहेंगे तो ये चित्र मजबूर करेंगे आपके माइंड को ये वाला डेटा प्रोड्यूस करने के लिए, ऑटोमेटिक आपको याद आएगा। यह एक मेमोरी हैक है, आप समझिए। बस कुछ दिन हमारे साथ जुड़िए, आपको खुद बेनिफिट समझ में आएगी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय 1828, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह 1856, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873, आर्य समाज दयानंद सरस्वती आर्य समाज ध्यान रखेंगे 1875 जो है। रामकृष्ण मिशन की बात करें वहीं पर तो स्वामी विवेकानंद 1897। अब समझिए, ये तो रहा, आपने डेटा पढ़ लिया, हर जगह देखे होंगे, लेकिन ट्रिक क्या है कि भूल जाता है, पूरा याद रहता है कि ये भूल जाता है कौन किसका है। तो ब्रह्मा है जो राजा, ब्रह्मा राजा थे, देवताओं के राजा, ब्रह्मा है जो राजा। ईश्वर जो है विधवाओं का पुनर्विवाह कराने की शक्ति रखते हैं। प्रार्थना हमेशा आत्मा से की जाती है। कैसे की जाती है दोस्तों? प्रार्थना बिना आत्मा के कर सकते हैं? सत्य की ज्योति कभी नहीं बुझती, आपने सुना होगा। आर्य है दयावान, आर्य कैसे हैं दोस्तों? दयावान। और राम और कृष्ण जब मिलेंगे तो विवेक स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। ये वर्टिकल ट्रिक रहा। आप देखिए कैसे इसी कंटेंट को एक एक से जोड़ते गए और याद हो जाएगा। आप जैसे ही सुनेंगे कि ज्योतिबा फूले तो ज्योति किसकी जलती है? सत्य की जलती है। ब्रह्म समाज कौन है? राजा है भैया। प्रार्थना कैसे करेंगे हम? आत्मा से, बिल्कुल आत्मा से करेंगे, आत्माराम पांडुरंग। ये ट्रिक था, मजा आ जाएगा। रामकृष्ण मिलेंगे तो विवेक पैदा हो जाएगा, हाँ बुद्धि आ जाएगी। तो रामकृष्ण दोनों जिसको प्राप्त हो जाएंगे उसको बुद्धि तो आ ही जाएगी, तो विवेकानंद हो जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा। अब समझिए, इनको मैंने ऐसे अरेंज किया है कि ये आपको 1828 में सबसे पुराना ब्रह्म समाज, भाई ब्रह्मा जी हैं तो पुराने होंगे चाहिए। 1828 56 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला आता है, विधवा पुनर्विवाह कानून आता है ये। फिर जो है 67 में जो है प्रार्थना समाज। पहले जो है ब्रह्मा जी आए और उन्होंने ईश्वर लोगों को बनाया छोटे छोटे, और फिर आप प्रार्थना करने लगे 67 में। और जब प्रार्थना करने लगे तो फिर आप सत्य बोलना शुरू कर दिया, सत्य शोधक समाज 1873। और जब आप सत्य बोलना शुरू कर देंगे
तो फिर आप आर्य हो जाएंगे। आर्य मतलब सुंदर भी होता है दोस्तों, आर्य मतलब सुंदर। तो 1875 आर्य, अंत में जो है रामकृष्ण सबसे अंत में आएंगे और 1897 में आपका उद्धार कर जाएंगे। यह एक ट्रिक था डेट को याद करने का, ये क्रम से पूरा डेट है, 2-3 बार पढ़िए, इन जो है महापुरुषों को भी थोड़ा सा याद करते हुए समझिए, आपके माइंड में डेटा स्वतः फीड हो जाएगा। जो ना फीड हो, थोड़ा सा मेरी गुजारिश है उसको गूगल कर लीजिए, गूगल करके 2-4 टॉपिक देख लीजिए, आत्माराम पांडुरंग कौन थे थोड़ा जान लीजिए, मजा आ जाएगा। ये देखिए इनका इमेज है, अपने आप याद होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब? बहुत ही सुंदर नजारा जो आपको ये दिख रहा है, मुगलों द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन बिल्डिंग है हुमायूं का मकबरा। अब समझिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, भारत के मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569 से 70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी बेगा बेगम जो थी, जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने इसे अधिकृत किया था। तो उसके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार जो है मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था। अब आप कहेंगे सर इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो पूरा न रटिए, ये कुछ नहीं, कंटेंट तो मैं देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पूरी टॉपिक समझ में आ जाए। 1569-70 में ये बनती है, और उसके बाद इनकी बेगम थी, बेगा बेगम ने बनवाया था। और मीरक मिर्जा घियास जो इसके कलाकार थे, आने वाले शिफ्ट में पूछेगा। और इसी को उद्यान मकबरा भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर उद्यान मकबरा, अरे भाई इमेज देखिए, आप खुद बताइए कि ये उद्यान मकबरा है कि नहीं। देखिए ये नज़ारा जो हरा हरा दिख रहा है, इतना बेहतरीन उद्यान आपको कहाँ दिखेगा? उद्यान मकबरा जो है, वास्तुकला कितनी जबरदस्त है, फारसी वास्तुकार ने बनाया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? बाजीराव प्रथम, व्हाट वाज द नेम ऑफ बाजीराव फर्स्ट फादर? बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समझिए, इनके पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। अब जो महान थे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव प्रथम, बाजीराव दूसरे, इनके पिता का नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। छत्रपति साहू जी महाराज जो है एक पेशवा थे इनके, ये भी आप याद रखेंगे, महाराज पेशवा थे। अब आप कहेंगे कि सर ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे याद होगा? उसका भी मैंने यहाँ पर ट्रिक लेकर के मैं आया हूँ। अब ये देखिए ग्राफिक्स, देखिए यह ग्राफिक्स जो है, मराठा साम्राज्य जो है की स्थापना कौन करते हैं? शिवाजी करते हैं। 1640 से 1680 तक जो है मराठा साम्राज्य जो है शिवाजी का मराठा साम्राज्य शिवाजी का जीवन काल रहता है। तो लेकिन शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना जब करते हैं तो इनकी जो है 2 पत्नियां, एक सईबाई और एक सोयराबाई। तो सोयराबाई और सईबाई, सईबाई से एक संभाजी पुत्र होते हैं और एक राजा राम पुत्र होते हैं। यहाँ देखिए पत्नी, ये वाला जो मार्क है ये पति पत्नी का निशान है, और जो तीर नीचे गया है, पुत्र भाई पिता से तो नीचे ही रहेगा, तो पुत्र का निशान है। समझिएगा, ये तीर को समझिए तो डेटा आपके माइंड में सेट होगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए दोस्तों, इस कंटेंट को तैयार करने में टाइम लगता है दोस्तों। माँ बाप का सपना पूरा करना, नौकरी को पाना इतना आसान नहीं है। फॉर्म भर देना 100-200 लेकर के आसान है, लेकिन उस भर्ती को क्रैक करना कतई आसान नहीं है। लेकिन अगर हम आप मिल जाए तो आसान हो जाएगा। मैंने कई बार इस भर्ती को क्रैक किया, 5 साल मैं पुलिस विभाग में सेवा किया, कई बार टेट सीटेट भर्ती परीक्षा को मैं क्रैक किया। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट टीचर में चयनित होकर कार्य कर रहा हूं। तो जब मैं अकेले इतना कुछ कर सकता हूं, तो अब तो हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको ऑनलाइन में तमाम कंटेंट मिल रहे हैं, आपको तमाम सपोर्ट मिल रहा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इस कंटेंट को ध्यान से देखिए। 2 शाखाएं शिवाजी की, एक जो है, एक इधर जो पत्नी सईबाई, एक पत्नी सोयराबाई। सईबाई से संभाजी और सोयरा, र से राजा राम, देखिए सोयरा दिख रहा है ना, तो र से राजा राम, सईबाई और सोयराबाई। सईबाई से होता क्या है, अब समझिए, सईबाई से संभाजी आते हैं, येशुबाई इनकी पत्नी होती हैं। इनसे एक पुत्र होता है साहू जी, जो बोल्ड बोल्ड है वो राजा है ना। साहू जी इनसे पुत्र होता है, एरो मार्क देखिए लगा हुआ है, साहू जी। और इधर समझिए, केवल हम राजाओं को याद करेंगे, सारी पत्नियों को अनावश्यक याद नहीं करेंगे, है ना, जैसे जीजाबाई वगैरह बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। फिर राजा राम की 2 पत्नियां, एक ताराबाई रहती हैं, एक राजसबाई रहती हैं। इनके 2 पुत्र, एक शिवाजी द्वितीय और शिवाजी संभाजी द्वितीय, एक का नाम संभाजी द्वितीय, एक का नाम शिवाजी द्वितीय रखती हैं। ताराबाई से शिवाजी द्वितीय और राजसबाई से संभाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय से राजा राम द्वितीय पैदा होते हैं, जो भवानी बाई के पुत्र रहते हैं, यानी शिवाजी द्वितीय और भवानी बाई से। इस फैमिली ट्री को एक बार आप समझ लेंगे तो आप पूरे जो है मुगल वंशज को कौन किसका पिता था। अब अगर आपसे यहीं से पूछता है कि साहू जी द्वितीय के पिताजी का नाम क्या था, तो संभाजी, और संभाजी के पिता का नाम क्या था, एरो पलट दीजिए, उत्तर मिल जाएगा शिवाजी। राजा राम के पिता का नाम था, एरो पलट दीजिए, शिवाजी, उत्तर मिल जाएगा। शिवाजी द्वितीय के पिता का नाम क्या था, राजा राम,
है ना। संभाजी द्वितीय के पिता का नाम था राजा राम। एरो पलटिए, उत्तर मिलता जाएगा। यही दोस्तों ट्रिक है इसका, और कुछ नहीं। पहले एरो को सीधे पढ़ लेना है, फिर एरो को पलटते जाना है। आपको अगर पसंद आ रहा हो कंटेंट तो अपना सपोर्ट दिखाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लगातार ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। हिमालय की नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? अब जो है हिमालयन जो रिवर्स है उनको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, पहले तो आज का प्रश्न जो था, व्हाट आर द टाइप ऑफ हिमालयन रिवर? सदावाहिनी, बारहमासी, सदा नीरा। जो ऑप्शन में इनमें से रहा होगा सही होगा। सदा का मतलब हमेशा, वाहिनी का मतलब बहने वाली, बारहमासी का मतलब 12 महीने बहने वाली, सदा नीरा, सदा का मतलब हमेशा, नीरा मतलब जल। मतलब हिमालय की नदियों में, ये आप समझ लीजिए आसान भाषा में, कि जल की मात्रा जो है हमेशा रहती है। अब आप कहेंगे कि सर ये जल की मात्रा हमेशा बनी कैसे रहती है? क्योंकि जल की मात्रा इसलिए हमेशा बनी रहती है कि वहां ऊपर ग्लेशियर है, हिमानी है, बर्फ। और जब बर्फ पहाड़ों पर हमेशा पड़ती रहेगी तो यह बर्फ पिघल पिघल कर आती रहेगी। केवल वर्षा के जल पर ये नदियां आश्रित नहीं रहती हैं, यह बर्फ से इनको जल मिलता है। और जब बर्फ से जल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि यह काम करती रहेंगी। अब समझिए इसके बाद होता क्या है। हिमालय नदियां देखिए कौन कौन सी। अब देखिए हिमालय ये है तो यहाँ से जल विभाजक रेखा है। तो हिमालय की प्रमुख नदियां जो इधर गिरती हैं, इस साइड में आपने देखा होगा कि यहाँ से देखिए इधर से सिंधु निकलती है, इधर से सतलज है, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। उसके बाद गंगा यमुना निकल रही है। ये सब हिमालय से जल, गंगा यमुना, गोमती, कोसी, गंडक, दामोदर, है ना, महानदी, ये सब जो है जितनी भी नदियां हैं हिमालय से जो है, हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। अब देखिए कुछ तो जो है मध्य भाग से, जैसे महानदी वगैरह जो है मध्य भाग से निकलती है ना, नर्मदा, ताप्ती वगैरह सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। जो है लूनी वगैरह जो है, साबरमती नदी, माही नदी, ये सब जो है अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती है ना। गोदावरी जो है इधर से पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही है, कृष्णा पश्चिमी घाट, तुंगभद्रा पश्चिमी घाट, कावेरी वगैरह पश्चिमी घाट से ये भी निकल रहे घाट, क्योंकि ये भी पर्वत पहाड़ियां हैं तो थोड़ा सा इस एरिया से भी इनको पानी मिल जाता है। लेकिन हिमालय की नदियां जो हैं वह सदा नीरा इसलिए है कि ये वाला एरिया तो हमेशा बर्फ से ढका नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला एरिया हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हिमालय वाला, आप देख जानते हैं। और यहाँ से जो भी नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, घाघरा, गंडक और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब जो है हमेशा जल वहन करती हैं। और ब्रह्मपुत्र तो यहाँ जो सांपगो कहा जाता है तिब्बत में, और ब्रह्मपुत्र और जो है गंगा जब मिलती हैं तो सुंदरबन डेल्टा वाले पे जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, इन सब में जल हमेशा रहता है, कारण बर्फ और ग्लेशियर। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। मगध, यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक। तो आइए इसका करते हैं निपटारा। पहले मैप पर बताऊंगा। मैप पर पढ़ने का मजा ही कुछ और है, मेमोरी में चीजें फिट हो जाए। पढ़ो ऐसे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एक ही काम को बार बार कितनी बार करेंगे दोस्तों। अब समझिए मगध की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? अब समझिए 600 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य था, कार्य कर रहा था। उस समय का मैप देखिए, इधर टेबल लगाया हूं, इधर मैप लगाया हूं। टेबल में बताऊंगा, मैप में दिखाऊंगा। समझिए कैसे। काशी, वाराणसी राजधानी है ना। काशी कौन था उस समय? मगध। इधर वाले आपके मगध के जो जनपद थे उसको उनका नाम है। इधर कैपिटल है और प्रेजेंट लोकेशन क्या है वो इधर दिया हुआ है। तीनों को समझिएगा, क्योंकि वर्तमान में कहाँ ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो काशी वाराणसी में, काशी वाराणसी में। अब देखिए कहाँ पे है, आप इसको भी समझ लीजिए मैप पर। यह देखिए बनारस, आप देख रहे हैं ना, ये काशी है ना। कौशल श्रावस्ती में है, तो कौशल देखिए ये आपका कौशल दिख रहा है। इसके बाद अंग जो है चंपा, अंग की राजधानी क्या है दोस्तों? चंपा। तो अंग आपको राजधानी यहाँ दिख रही है। मगध कहाँ पर है? तो मगध तो आपको विशाल साम्राज्य दिख ही रहा है। वज्जी वैशाली, तो वज्जी वैशाली भी आपको वृज्ज यहाँ पर जो है वज्जी दिख रही है। इसी तरह से जो है मल्ल का कुशीनारा, चेदी का जो है सोठीवटी, वत्स का कुसुम्भी, कुरु, इंद्रप्रदस्थ, पांचाल इंपॉर्टेंट है, काम्पिल जिसकी थी पांचाल, ये देखिए पांचाल जहाँ की जो है द्रौपदी रहने वाली थी, पांचाल। और उसके बाद मत्स्य की जो है विराटनगर, यह भी इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पूछता है कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मध्य प्रदेश, माने बीच में है राजस्थान वाला एरिया। उसके बाद जो है सुरसेन जिसे कहते हैं, वह मथुरा की राजधानी थी, सुरसेन। यह देखिए पूरी राजधानी मैप पर दिखेगी आपको, है ना। आकाशा की बात करेंगे तो यह जो है पाइथन की थी, अवंती उज्जैन की, है ना। इसके बाद जो है गंधारा तक्षशिला की, जो है गांधार ना, ये वाला जो तक्षशिला, गांधार, कंबोज, तक्षशिला, 3 राजधानियां हैं जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ती हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में, गांधार, कंबोज और तक्षशिला। तो कंबोज आप देख रहे हैं, है ना, तक्षशिला, गांधार और कंबोज, ये तीनों शहर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद जो है पूंछा, इसकी पूंछ इसकी कैपिटल थी। और वर्तमान लोकेशन इधर दिया है, आप इनको भी चाहें तो वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अवंती है, चेती है, वत्स है ना, पाटलिपुत्र है, वज्ज है, अंग है,
सारे इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों आपको मैप पर बताया हूं। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर अभी भी ना समझ में आए तो एक गुजारिश है, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके एक बार इसको अपने से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। डेटा तो आपको मिल ही गया, किसी बुक में या किसी और जगह खोजने की जरूरत नहीं है। अब समझिए, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। पहले इस मैप को मत देखिए, यह मैप अपने इंडिया का है तो यह राज्यों की बात करेगा ना। पहले डेटा इधर देखिए, तो चीन चावल में उत्पादन में आगे है। चीन चावल चाउमीन में सबसे आगे। जहां चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, 2017 तक विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अन्य प्रमुख उत्पादक क्या, और वही क्रम में देखें तो भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, बर्मा, फिलीपींस, ब्राजील और जापान चावल के उत्पादक हैं। यह तो रहे विश्व की बात, लेकिन समझते हैं डेटा थोड़ा सा। डेटा को यहां से ऐसे समझेंगे कि अगर भारत के पूछे तो आपको इस दिन मैंने चावल का प्रश्न और बताया था। चावल से प्रश्न लगातार बन रहा है, जान लीजिए। अभी तक चावल में एसएससी ने हाथ लगाया है और जैसे ही चावल का कंडाल खत्म हो जाएगा, गेहूं वाले कंडाल में हाथ लग जाएगा। अब होता क्या है कि चावल वहीं पर होगा जहां का ताप अधिक होगा, जलवायु। अब आप कहेंगे ताप अधिक होगा, लेकिन ताप के साथ साथ वायु खूब आर्द्र चाहिए। ये नहीं कि मरुस्थल रहे। वायु आर्द्र का मतलब कि वायु में दोस्तों हमें नमी चाहिए, बिल्कुल नमी चाहिए। तो ताप आर्द्र नमी ये तभी मिलेगी जब वहां पर वर्षा खूब जबरदस्त होगी, है ना। और उसके बाद मिट्टी थोड़ी सी वहां की, चाहे कह लीजिए कि दलदली की जो है, काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी मिल जाए तो और बढ़िया, जो पानी को खूब सोखे, है ना। ऐसी मिट्टी जो है, जो जलोढ़ मिट्टी टाइप की हो, मैदानी भागों में जो मिलती है, ऐसी जो तटीय मिट्टी, वह पानी को खूब सोखे। मतलब हमें चावल के लिए उच्च नमी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? उच्च नमी चाहिए। उच्च नमी चाहिए और ताप भी हमें लगभग 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च नमी और आर्द्रता, और यह सब तभी हो पाएगा जब खूब वर्षा होगी। अब आप कहेंगे सर ये होता कहाँ पे है? अब बिल्कुल देखिए, ये मासिरराम, ये देखिए जो ऐसे लाइन लाइन है, ये प्रमुख क्षेत्र है चावल के, है ना। और गौण क्षेत्र का मतलब जहाँ कम होता है, वो बिंदी बिंदी दिख रहा होगा आपके मोबाइल में। हो सकता है थोड़ा सा छोटा ही दिख रहा हो, लेकिन मैप को समझिएगा। इमेज तो समझी में आ ही होगा, भले पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो क्या। ये जो लाइनिंग वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर आप जानते हैं बरसात खूब होती है बे ऑफ बंगाल से। यहाँ से देखिए बंगाल की जो है बंगाल के जो पौने हैं, ये खूब जाकर के समुद्र तट से यहाँ उठती हैं और खूब बरसात करती हैं पहाड़ियों पर। मासिरराम मेघालय वाला एरिया देखिए, खूब बरसात होगी, चावल उत्पादन होगा, है ना। बिहार उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया खूब चावल उत्पादन करेगा। पश्चिम बंगाल में तो चावल का पूछिए ही मत। तो ये जो एरिया है, इस यहाँ पर चावल की अच्छी खासी उपज होगी। चाहे यहाँ पर्वतीय वर्षा भी होती है, समुद्र है तो हवाएं दिन भर वाष्पीकृत होकर उठ रही हैं और उठने के बाद बादल बना के यहाँ पे वर्षा कर सकती हैं, यह भी है। तट है, कहीं पठार है, मरुस्थल है, तो पर्वतीय वर्षा भी यहाँ पर होगी। तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, यह टोटल एरिया आपका अधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य है, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। इसमें से जो भी राज्य आते हैं आप उनको लगाएंगे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य। अब ये देख लीजिए ये वाला एरिया। अब इसके बाद बाकी तो मान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी वाला एरिया है। तटीय क्षेत्र वाला जो है आपका गोवा वगैरह, मुंबई वगैरह और गुजरात का एरिया है ना, मध्य प्रदेश वाला। इसके बाद इस तरह से तटों पर भी कुछ चावल उत्पादन हो जाता है। लेकिन देखिए पश्चिमी घाट तट के एकदम किनारे पर जहाँ खूब वर्षा होती है, यहाँ पर भी चावल उत्पादन अच्छा होता है। तो चावल का उत्पादन, अब राजस्थान में क्या चावल होगा? कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में शुष्क है, बर्फ है, कुछ चावल उत्पादन नहीं हो पाएगा। गुजरात के इस एरिया में भी बहुत बरसात नहीं, चावल उत्पादन नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया भी छूट जाता है। तो वर्षा जहां नहीं रहेगी दोस्तों, चावल उत्पादन नहीं होगा, समझिएगा। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? मैप पर नृत्य को पढ़ाया हूं, अच्छे से समझिए। कथकली इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? तो कथकली केरल का लोक नृत्य है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न, कई बच्चे, हमको ये सूचना मिल रही है कि यहाँ से प्रश्न जो है, इसके जो है नृत्यांगनाओं से भी प्रश्न मिला था शायद उनको। उन्होंने बताया कि सर इसके नृत्यांगनाओं से प्रश्न आ रहा है, तो वो भी मैंने यहाँ दे रखा है। मैप जानिए, केरल यहाँ है और केरल का कथकली इसी कलर में दिखाया हूँ। कृष्ण अट्टम, रामन अट्टम जैसी शैलियों का इसमें समावेश है, शास्त्रीय नृत्य से माना जाता है। प्रमुख कलाकार कृष्णा नायर, माधवन, आनंद, शिवरामन और मिलानी साराभाई। कृष्ण कुट्टी और शांताराम प्रमुख कलाकार है, याद कर लीजिए, इनका प्रश्न में पूछ रहा है। उत्तेजक शैली का नृत्य है। मैप पर पूरे नृत्यों को पढ़ाया हूं दोस्तों। यहाँ पर मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप चाहे यहाँ पर, चाहे नीचे शो कर रहा होगा यहाँ पर बॉक्स, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। नृत्य वाली वीडियो, जनगणना वाली वीडियो, अंतरराष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो, स्टैटिक्स जीके को मैंने ग्राफिकल तरीके से तैयार करवाया है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, ग्राफिक्स देखिए, युद्ध यह है आपके सामने है। फिर मैं ये देखिए, इसमें आपको लग रहा होगा सर ये क्या लगा दिया, कुछ समझ नहीं आया। ये लगाए दोस्तों, ये पेंटिंग है, स्पेशल विकिपीडिया से मिली है। तो पानीपत के युद्ध के किसी चित्रकार ने चित्रण किया है, देखिए यहाँ पर है ना,
तो अब्दाली की सेना, यहाँ अब्दाली खड़ा हुआ है। भाई ऐतिहासिक पेंटिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं HD कैमरा लेके तो मैं गया नहीं था, जो मिली वो लगाया हूँ। समझिए, यह ग्राफिक्स आपके मूड को चेंज करने के लिए मैं बस लगाता हूं कि आपका मूड उस वे में सोचने लगे जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति जो है सदाशिव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 को कब लड़ा जाता है दोस्तों? 1761, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा जाता है ना। इस युद्ध में गार्दी सेना का प्रमुख इब्राहिम खान ने गार्दी जो है मराठों का साथ दिया था, तथा दोआब तथा अफगान रोहिलिया ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली का साथ दिए थे। अब समझिए, पानीपत का पहला युद्ध जान लीजिए, वो भी पूछता है कि उत्तरी भारत में लड़ा गया था। इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, जो 1526 में पानी पिया वाला ट्रिक मैं बताता हूँ। 1526 में पानी पाया, खाना किया, घर गया, मर गया वाला, बाबर वाला। अब समझिए होता क्या है। पंडित एक मैंने यहाँ पर लगाया था दोस्तों, अभी कहीं लग रहा है मिस हो गया, स्लाइड सेट नहीं हो पाया, चलिए कहीं बीच में मिलेगा तो दिल्ली सल्तनत को अभी बीच में आएगा, मैं उसको कवर करवाऊंगा। पंडित बिरजू महाराज को कौन सा पद्म अवार्ड मिला है? अब देखिए पुराना क्वेश्चन है, वही रिपीट किया हुआ है, कौन सा पद्म अवार्ड इनको मिला हुआ है समझिएगा। विच पद्म अवार्ड जो है हैज बीन अवार्डेड टू द पंडित बिरजू महाराज। पहले तो यह कथक, कुछ लोगों ने कहा कि इनका नृत्य पूछा था, तो सीधी सी बात है, नृत्य पूछा था तो कथक सम्राट उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सम्मान, इनको सम्मान पुरस्कार में पद्म विभूषण मिला था, ये भी जान लीजिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। कालिदास सम्मान इनको मिला था। ये बिरजू महाराज है, इनका लखनऊ में निधन हो गया। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जहां से प्रश्न पूछता है, जैसे भरतनाट्यम का तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश, कथक केरल, है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी के मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझिए, जनगणना का भी डेटा बार बार आ रहा है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार, तो क्यों ना एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो अब देखिए, राज्यों का डेटा यहाँ दिया हूँ और यूटी का डेटा यहाँ दिया हूँ, दोनों अलग अलग देता हूँ। डेली में आपको मैं बताता हूँ, मैं डेली कहता हूँ दोस्तों कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, एनालिसिस से प्रश्न आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए या न दीजिए, लेकिन प्रश्न एसएससी जरूर ध्यान दे रहा है, वह यहीं से उठा रहा है प्रश्न टोटल। क्योंकि वो जो टॉपिक उठा रहा है उसको हम पूरा इलोबोरेट कर दे रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या? वो कहां से लाएंगे प्रश्न? 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है सबसे ज्यादा, तथा सबसे कम की बात करें तो सिक्किम की न्यूनतम आ जाएगी, है ना। ये प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश की 4, ये 10 लाख 6 लाख मत देखिए, मिजोरम की 6 लाख है, लेकिन ऑप्शन में बार बार सिक्किम देता है न्यूनतम में, तो सिक्किम ही आप याद रखेंगे, आप उस डेटा पर नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा है ना, इसलिए सिक्किम की विधानसभा सीटें 32 है, चूंकि सबसे कम जनसंख्या है। विधानसभा सीटें हमेशा आप जानते हैं जनसंख्या पर ही निर्धारित होती हैं। 1.67 करोड़ जनसंख्या यूटी में अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सर्वाधिक है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में लोग भरे पड़े हैं। और उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप ऐसा है जहां न्यूनतम जनसंख्या मात्र 64,000 लोग। इसको भी समझिएगा। राज्य में यूपी, यूटी में दिल्ली, राज्य में न्यूनतम में सिक्किम, यूटी में न्यूनतम में लक्षद्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा था दोस्तों, यहां से प्रश्न आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूं डेली। कल्याणी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम कैसे? ये मेरी क्लास का पीडीएफ आपके सामने मैंने लगाया है, ये टाइप नहीं किया है, पुराना पीडीएफ है जो मैंने नृत्य में पढ़ाया है। कल्याणी अम्मा इज द एसोसिएटेड विथ विच डांस? स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं दोस्तों, ये अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट है, जो यहाँ नृत्य की वीडियो, इस क्लास को देखने के बाद आप उसको देखिएगा, आप कहेंगे सर सारा नृत्य आपने कवर कराया, वहीं से एसएससी पूछ क्यों रहा है? देखिए वहीं से जब पूछ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम? मोहिनीअट्टम केरल का। अब है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य, कलाकार सादे वेशभूषा में होता है, पूरा डिटेल में भरतनाट्यम जैसा कुछ इसका प्रारूप है। अब इसे मोहिनीअट्टम क्यों कहा जाता है, ये पूछा है। किस देवता? भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनीअट्टम। मोहिनी के रूप में केरल के सागर तट पर इन्होंने मोहिनी रूप धारण करके डांस किया था, इसलिए इसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है। अट्टम माने नृत्य, केरल के सागर तट पर मोहिनी का रूप धारण किया और डांस किया। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार भारती शिवाजी, रागिनी देवी, टंकमणि, हेमा मालिनी जानते हैं, श्रीदेवी को आप अच्छे से जानते हैं, शांतिराव जानते हैं, शेषन पूछा हुआ है, मजुमदार गाता, शेषन मजुमदार गाता, इनको भी पूछा है। आज कई लोग बोल रहे थे कि किसी सीट में कल्याणी अम्मा भी पूछा था, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। इन्हीं कलाकारों का नाम पूछ रहा है, कल्याणी अम्मा शायद पूछा था, और आगे इन सब में से कोई और भी पूछ सकता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अट्टम थोड़ा सा पकड़िएगा, जहां लगा हो वो केरल का मोहिनीअट्टम से संबंधित है, याद रखिएगा। कटीले वन में झाड़ियां, मैप पर आइए, मैप के बिना पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि आप रटने से कभी याद नहीं कर पाएंगे। कटीले वन एवं झाड़ियां भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना? थ्रोनी फॉरेस्ट एंड द ट्रप्स आर द फाउंड इन द विच रीजन ऑफ इंडिया। खैर मैप को देखिए,
आप डेटा मत जाइए। अब यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है, जो ये वाला जो इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी लाइन है, ये सदाबहार वन है ना, सदाबहार वन आप देख रहे हैं। इसके बाद जो इस तरह से लाइन है, पर्णपाती और पतझड़ जो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, पतझड़ वन जो उत्तर प्रदेश वगैरह में जो ज्यादातर पाया जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट पर्वतीय वन हरे हरे कलर से दिखाए गए हैं, और मरुस्थली वन लाल कलर से। ये तो, और मैग्रोव वन जो है जलीय क्षेत्र में मैग्रोव वन। अब वन आप ऐसे तो पाए जाएंगे नहीं कि वन अपने से गए और कहीं बस गए, क्योंकि वन और कृषि हमेशा वर्षा एवं जलवायु पर डिपेंड करती है। तो अब इसको याद करना रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। जैसे आप समझिए, पर्वत जहां पर है तो वहां पर कौन से वन पाए जाएंगे, आप खुद जवाब दीजिए, पर्वतीय वन। आपने बता दिया, बहुत अच्छा। अब जहां पर मरुस्थल है, जहां बरसात नहीं हो रही है, वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, वहां पर पाए जाएंगे मरुस्थली वन, कांटा जो है कांटेदार वन, झाड़ियां, क्योंकि पौधों की ऐसे वन पाए जाएंगे कटीली पत्ती वाले कि उनका वाष्पीकरण कम से कम हो। तो आप जान रहे हैं कि सहारा का मरुस्थल, ये वाला जो एरिया आपका थार का मरुस्थल और राजस्थान, सॉरी, ये वाला जो एरिया आपका थार का मरुस्थल वाला है राजस्थान का, यहाँ पर भी सहारा में भी वही हाल है, वो मुंह पे आ गया जबान पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजस्थान वाला एरिया पूरा मरुस्थल है, यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे, मरुस्थली वन। और बीच में जो है दक्कन का पठार वगैरह है, यहाँ पर भी बरसात थोड़ा सा वृष्टि छाया हो जाती है, तो यहाँ पर भी मरुस्थली वन पाए जाएंगे। अच्छे से समझिएगा। इसके बाद अब पर्वतीय वन आपने देख लिया, मरुस्थली वन आपने देख लिया। अब इसके बाद आता है पर्णपाती या पतझड़ छोड़िए, पहले ये सदाबहार वन। आप जानते हैं सदाबहार वन वहीं पाए जाएंगे जहां बरसात साल भर होती रहेगी। तो मैंने बताया अभी आपको एक मैप में कि पश्चिमी घाट पर्वत पर खूब बरसात होती है, इधर मेघालय वाले एरिया में, मासेराम वगैरह में खूब बरसात होती है, इधर अंडमान निकोबार में भी खूब बरसात होती है। तो जहां जहां दोस्तों बरसात जमकर हो रही है, तो उसी एरिया में तो आपका पाया जाएगा सदाबहार वन। गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाने पर सदाबहार वन पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, सदाबहार वन भी आप जान गए। मैंग्रोव क्या होता है, समुद्री वन जिसे कहते हैं, मैंग्रोव वन, गरान वन, ज्वारीय वन, है, ये सब इसके नाम है। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, यह नदियों के मुहाने पर पाए जाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र जो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर दलदली क्षेत्र है, हमेशा पानी की उपलब्धता रहेगी। खारा पानी मैंग्रोव वन के लिए चाहिए, जो समुद्र से मिल जाएगा, और जल जो है, जल की आपूर्ति सतत होती रहती है उधर से आपका नदियों से, और वो डेल्टा बनाती रहती हैं। तो उसी दलदल पर, उसी डेल्टा पर, जो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, उसी पर मैंग्रोव वन फूलेंगे फलेंगे। और उड़ीसा के क्षेत्र में यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो गोदावरी कृष्णा वगैरह के, गोदावरी वगैरह के मुहाने पर, महानदी वगैरह के मुहाने पर, यहाँ पर भी आपके मैंग्रोव वन दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पूछता है बार बार, ये वाला तो दोनों बहुत कम पूछा है, सुंदरबन डेल्टा वाला मैंग्रोव वन पूछा है। तो पूरी वनस्पति एक बार में आपको समझ में आई कि नहीं दोस्तों, पूरे वन मैप पर एनालिसिस देखने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आपके मन में कुछ डेटा ना आ जाए, कुछ स्पेशल कंटेंट ना आ जाए, तब तक एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। अब समझिए, ये कटीले वन यहाँ लगाए हैं, देखिए राजस्थान का ऐसे जो है मरुस्थल में ये कटीली झाड़ियों जैसे पौधे हैं, देखिए कटीले वन। ये ऐसे इसलिए होते हैं कि चौड़ी पत्ती के रहेंगे तो धूप इन्हें झुलसा देगी, शुष्क हवाएं झुलसा देंगी, और पानी सूख जाएगा तो पौधे मर जाएंगे। कटीले रहेंगे तो वाष्पीकरण कम होगा, जल कम उड़ेगा, ये अपने जीवन को बचा पाएंगे। प्रकृति हमेशा संतुलन बना करके रखती है, सब हर किसी को वैसा ही बनाती है ताकि उसका जीवन चलता रहे। हम आप जिस स्थिति में हैं, हमें कहीं न कहीं प्रकृति का ही वरदान है कि हमें ऐसा बनाया गया है कि हम उस काम को कर सकें। आपको पढ़ने के लिए जब जो है दिया गया काम, तो आप पढ़ने लायक बिल्कुल हैं, और आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा को पास कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। तो बन उम्मीद समझ में आए होंगे। एक प्रश्न ये भी देखिए बेरोजगारी का आया था, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Which of the following statement is the correct regarding seasonal unemployment? यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोग नौकरी नहीं मिल पाती है। अब ऐसा तो नहीं है, यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती है, ऐसा भी नहीं। जो लोग कृषि पर निर्भर, ये पूछ रहा कौन सा कथन सही है, सॉरी, जो लोग कृषि पर निर्भर नहीं है आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं। यदि एक क्षेत्र में 4 लोगों की आवश्यकता हो और 7 लोग कार्यरत हो, ऐसे में 3 लोग मौसमी बेरोजगारी नहीं, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अब समझिए, मौसमी बेरोजगारी ये तब होती है जब साल के कुछ महीने मौसम में तो काम मिल गया, बाद में नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मौसमी बेरोजगारी कही जाएगी। लेकिन जो लोग कृषि में जो है 4 लोगों की आवश्यकता है और 7 लोग कार्यरत हैं, तो 3 लोग बेरोजगार माने जाएंगे। किस प्रकार की बेरोजगारी है, वो दिख नहीं रही है, जो दिखती नहीं उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी।
और जो लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं वे आमतौर पर किस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं? वे लोग आमतौर पर मौसमी बेरोजगारी का सामना करते हैं, यह ध्यान रखेंगे। यह भी मौसमी बेरोजगारी का सामना करने वाला कथन है जो है। यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट था कि कुछ महीनों तक काम में मिलना, यह कथन भी यहाँ पे सही गलत का मैं कथन वाला नहीं दे पाया था, लेकिन ऑप्शन तो आप समझ ही लेंगे, है ना। जो लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, मौसम जैसे क्या हुआ, बरसात हुई, उन्होंने फसल बोई, बरसात के मौसम में जैसे गर्मी है, खीरा तरबूजा खूब बिक रहा है, गर्मी चली गई, खीरा तरबूजा बिकना बंद हो गया, तो कृषि पर निर्भर है, तो इसलिए ये बेरोजगारी का सामना करेंगे। उसी तरह कुछ महीने मतलब उनको काम मिला, कुछ महीने काम नहीं मिल रहा है, तो मौसमी बेरोजगारी का ही एक तरह से लक्षण है। ये दोनों कथन सही है, 1 और 3 याद रखेंगे। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द गोल्डन जुबली अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड? अब ये ट्रांसलेट करने में यहाँ लग गया, लेकिन ये इसका नाम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ही होना चाहिए, गोल्डन जुबली नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेट इसका नाम है तो ट्रांसलेट उसको नहीं कर सकते हैं। भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 1997 में प्रभाव में आई हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, उनको रोजगार देना, कुछ रोजगार के लिए कुछ धनराशि देना, उनको प्रोत्साहित करना। ये देखिए जैसे महिला काम कर रही कंप्यूटर पे, कोई सिलाई कटाई का काम कर रहा है, कोई घर पे कालीन बुनाई दरी का, तो कुल मिला के छोटे छोटे रोजगार सृजित करना, उनको कुछ पैसे देना, उनको सपोर्ट करना स्टार्टअप के लिए, यह स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है जो 1997 में प्रभाव में आती है। योशंग का त्योहार, योशंग का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लेकिन आपकी निगाहें इधर पड़ी हैं, इधर से थोड़ा सा निगाहें इधर लाइए दोस्तों। अब योशंग का त्योहार जो ये लोग मना रही हैं, आप जब सेलेक्ट होकर के आएंगे तो आपको भी ऐसे कोई ऐसे घूंघट से देखेगा और आपके साथ भी योशंग त्योहार मनाएगा। खैर, लेकिन सिलेक्शन लेना जरूरी है, बिना नौकरी दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं है। नौकरी लग जाएगी तो नात, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, यार सब बोलेंगे आप तो बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो। नौकरी नहीं लगेगी, आप कुछ भी रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे आप इस तरह के योशंग त्योहार देखिए, चाहे इनको देखिए, कुल मिला के दशा वही है, 0। योशंग का त्योहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है ना। समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ आते हैं तथा जिसे कहा जाता है लमता महीना, यानी फरवरी मार्च महीना, अब उनकी भाषा में लमता, है ना, मार्च, फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन जो अब ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, 5 दिवस तक चलता है। यह त्योहार आमतौर पर होली के रूप में मनाया जाता है। यह पूजा पाठ चल रही है दोस्तों। बाकी ये लोग अपना देखिए रंग वगैरह, पिचकारी वगैरह लेकर के घूम रही हैं, खूब रंग वगैरह देखिए सर पे पड़ा भी है। तो ये है योशंग त्योहार। अगला देखिए, हाँ ये देखिए प्रश्न, मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल जो है एशिया के मध्य तुर्की मंगोल के तैमूरी वंश की शाखा थे। तैमूरी वंश की शाखा थे, तैमूरी वंश की शाखा मुगल थे। इनके संस्थापक बाबर फरगाना घाटी के आधुनिक उज्बेकिस्तान में से एक तैमूर वंशी राजकुमार था। अब एक प्रश्न, ये तो मुगल वाला वंशज का इजी प्रश्न था, हुज डिस्केंडेंट वर द मुगल्स? तो मुगल किसके वंशज थे, आपने इसको समझ लिया। अब समझिए एक दिल्ली सल्तनत का प्रश्न बनता है, तो मुझे पता नहीं क्यों, अब जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की तरफ एसएससी एमटीएस का मूड आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो धीरे धीरे जो है मध्य भारत में घुस रहा है, मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न उठा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में मुझे गुलाब खिले तो सांस लो एक ट्रिक है, पूरे दिल्ली सल्तनत को याद करने का बेहतरीन ट्रिक है, और यहाँ से 1 नंबर जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि अब इधर से प्रश्न आने वाला है, जान लीजिए। ये भी मैं स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं आपको। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बाकी इनके पूरे शासकों को भी दिया हूं, आप चाहें तो रोक करके पढ़ सकते हैं, जो है इसको भी डिटेल में बताया। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 15 इज रिलेटेड किस टू विच, अब कैसे किससे संबंधित है? न्याय। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, रटते रहेंगे याद नहीं होगा। समझिए 50 है तो 50 का मतलब क्या है? 50-50 भाई, आधे पर तो 100-50, बीच बीच में तो 50 ही आता है, 100 में तो 50-50। तो 50-50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों कहती हैं कि जो है हमारे आपके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर लीजिए, आधा आप रख लीजिए, पृथक, मतलब दोनों अपने शक्तियों को अलग रखने की बात करती हैं कि आप अपना अलग नहीं कहते आदमी, भैया 50-50 कर लो, मतलब आधा आधा कर लो। तो आप शक्तियां आप ले लीजिए अपनी, हमें हमारी शक्तियां दीजिए, हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं, आप हमारे में। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने की गारंटी संविधान का अनुच्छेद 50 में दी गई है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से असंबद्ध करने के लिए राज्य कार्रवाई करेगा। ध्यान रखिएगा।
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? वह आजादी के बाद भारत के अब देखिए समझिए, इसमें दो डेटा है, अब इसको छोड़िए पहले इधर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपने खूब पढ़ा होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने ही जो अपना बेटन प्रस्ताव वगैरह लाया, बंटवारा वटवारा सारा काम रेड क्लिफ अपने साले के साथ मिलकर के इन्होंने करवाया। तो अब लॉर्ड क्या कहें, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक काम किया, थे तो ये भी चोर है। तो अब इन्होंने अपना बंटवारा वटवारा करके चले गए। लेकिन इसके बाद किसी भारतीय को तो गवर्नर बनाया जाना चाहिए था। तो जो गांधी जी से बात कर रहे हैं ये है हमारे सी राजगोपालाचारी साहब, है ना, सी राजगोपालाचारी, ये जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है, राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम याद रखिएगा, भी पूछा है कई बार कि राजा जी किसे कहते हैं। तो अब ये जो है भारतीय के रूप में सी राजगोपालाचारी को बनाया गया है, सी राजगोपालाचारी को जिन्हें राजा जी कहते हैं। अब ये तो प्रश्न आपने देख लिया कि पहला जो अगर बात करें स्वतंत्र भारत का अंग्रेज तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय तो सी राजगोपालाचारी, इसको याद रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। करजन विभाजन जब हुआ तब के गवर्नर जनरल थे, बंगाल विभाजन, ये पूछा है कई बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं, लता मंगेशकर ने पहला गीत किस भाषा में गाया था? तो मराठी फिल्म में इन्होंने पहला गीत गाया था। इन विच लैंग्वेज डिड द लता मंगेशकर जी सिंग द फर्स्ट सॉन्ग? लता मंगेशकर जी के जीवन को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जीवन चक्र को एक ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? हु बिल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी? इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। इसे ध्वस्त कर दिया बख्तियार खिलजी ने, आप जानते हैं। लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी, लोग बताते हैं देखने वाले। 450 से 470 तक जो है इसका निर्माण होता है। बख्तियार खिलजी थे, कुमार गुप्त थे। विश्वविद्यालय में हेमंत कुमार गुप्त इसके उत्तराधिकारी को पूरा सहयोग इसका मिला हुआ था। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, जिनका शासक जो है 450 से 470 तक इनका शासन का, यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट? डेली पूछ रहा है साथियों। अगर कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। लाइक बटन दबाने से कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे एक तरह से हमारी ताकत को दिखाता है, हमें यह दिखाता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को और आगे तक किया जा सकता है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करते, हमें डिमोटिवेट होते हैं कि यार लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करें, इसका मतलब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अगर कंटेंट जरा सा भी पसंद आ रहा हो, आप तक हमारी बात पहुंच रही हो, आपके दिल तक ये बातें पहुंच रही हो, यह कंटेंट आपको याद करवा रहे हो, इमेजेस जो है, ये ट्रिक्स, ये ग्राफिक्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के कुछ ग्रुप में इसे शेयर भी करिए। असम में 3 महीने तक बिहू मनाया जो है, तीन तरह के बिहू मनाए जाते हैं जो तीनों ऋतुओं के प्रतीक हैं। पहला बिहू जो है जिसे बोगा बिहू कहा जाता है, रंगोली बिहू भी इसे कहा जाता है, यह जो है अप्रैल में चैत या बैसाख में मनाया जाता है। दूसरा कटी बिहू जिसे कंगाली बिहू कहा है, इसके बाद कटी बिहू मनाया जाता है। देखिए ये वाला कटी बिहू है, यह बोगा बिहू है। तीसरा भोगाली बिहू है, माघ महीने में संक्रांति के दिन, देखिए भोगा बिहू है, इसको याद रखेंगे, भोगाली बिहू। तो तीनों तरह के बिहू का नृत्य आपके सामने लगा हुआ है। स्कैन करिए टेलीग्राम चैनल और जुड़िए, पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, शेयर करिए। क्लास अच्छी लगी बुरी लगी अपनी जो भी राय है हमें दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाइए। हेलो शिक्षा लगातार आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहेगा। मिलते हैं कल इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट में, पढ़ते रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सिलेक्शन एक दिन में तो नहीं हो जाएगा पढ़ने से, लेकिन एक दिन इसी तरह पढ़ते रहे ना तो एक दिन जरूर सिलेक्शन मिलेगा। आपको भी पीडीएफ स्क्रीनशॉट पे लगाने का मौका मिलेगा। स्टेटस पर जो है उस पीडीएफ में, सिलेक्शन वाली पीडीएफ में आपका नाम आएगा। बस जुड़े रहिए और तैयारी निरंतर जारी रहिए। जय हिंद, जय भारत।